वेलकम बैक टू मरबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो। मानव समाचार मानवता के हक में ऐलान किया गया कि वीडियो बताई जाएगी स्क्रीन पर, तो कई लोगों की धड़कनें जो बढ़ रही है उनका भी इस्तेकबाल करता है। बहरहाल मेरे साथियों ने बोल दिए छोले की चटनी ओरल, ठीक है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी पूरी तकरीर सुनना आप। दोस्तों और साथियों, बहुत दिनों से असेंबली के इलेक्शन के बाद से यह हमारा पहला जलसा है। और महाराष्ट्र के अंदर, शहर के अंदर हमारी पार्टी को फिरका परस्त पार्टी का इल्जाम लगाने का काम किया जा रहा है। हमारी पार्टी का पूरा नाम इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है, उसका शॉर्ट नाम इस्लाम है। अगर यह पार्टी फिरका परस्त होती, अगर यह पार्टी संविधान को हटकर होती, ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर इसको मंजूरी नहीं देते, यह बात याद रखना। महाराष्ट्र इलेक्शन कमिश्नर ऐसे नाम को मंजूरी नहीं देते, लेकिन हमारी पार्टी का पूरा नाम और शॉर्ट नाम, ये उन लोगों के लिए मैं कि आप लोग समझ ले कि ये पार्टी की पॉलिसी सेकुलर है, इस देश के संविधान को मानने वाली है, हर धर्म हर समाज को साथ लेकर चलने वाली हमारी पार्टी की पॉलिसी है। अगर कोई हिंदू भाई भी, कोई दलित भाई भी, कोई आदिवासी भाई भी अगर हमारी पार्टी के अंदर आना चाहता है तो हम उसको दिल से उसका वेलकम करेंगे और जरूरत पड़ने पर पार्टी का टिकट भी उसको दिया जाएगा। इस बात का आज मैं ऐलान करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज मुझे आप लोगों से बहुत बातें करनी है, खास तौर पर शहर की आवाम से, महाराष्ट्र की आवाम से। आज जो माहौल इस महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, आज जो इस मुल्क के अंदर जो माहौल चल रहा है, आज हम लोगों को बेदार होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। हम इस मुल्क के अंदर हमारे पुरखे पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, इस मुल्क का बंटवारा हुआ, हमारा मुल्क आजाद हुआ, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क बना। हिंदुस्तान के मुसलमान ने यह तय किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और जब इस हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने इस देश के मुसलमानों से कहा, ये मुल्क हमारा है, हमको पाकिस्तान नहीं जाना है। उनकी आवाज के ऊपर, हमारे उलमाओं की आवाज के ऊपर
हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क से मोहब्बत की, इस मुल्क में रहना पसंद किया। ये मुल्क हमारा अपना मुल्क है। आजादी के बाद अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग हुकूमतें आई, हमको इंसाफ मिला नहीं मिला, हमारा हक मिला नहीं मिला, ये माजी की बातें हैं। उसमें कोई रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर 2014 के बाद से 2014 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बनती आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर 2014 से आज तक 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार रही। अगर उतना वक्त छोड़ दे तो आज तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर आई है। हम लोग जायजा ले, मंथन करें कि 2014 के बाद से एक विशेष समाज के लिए, विशेष धर्म को टारगेट करने का काम, बदनाम करने का काम, अत्याचार करने का काम, हमारे खिलाफ अलग अलग कानून बनाने के काम 2014 से आज तक होते आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूं। अगर आपको इस शहर को बचाना है, खास तौर पर मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपको इस शहर को बचाना है, मैं महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं कि अगर इस महाराष्ट्र को हमको बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को अगर बचाना है, तो आपको बेदार होने की जरूरत है, आपको मंथन करने की जरूरत है, इस देश के संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। और इस शहर के मुसलमानों को, इस शहर के हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस शहर को बचाना है तो आपको बेदार जागृति लाने की जरूरत है। यह बात बोलने के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। दोस्तों और साथियों, मैं चाहता हूं आपके सामने स्क्रीन पर 9 वीडियो बताई जाएगी। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। यह हमारे लिए ये 9 वीडियो आप देखने के बाद जागरूक हो जाओगे, आप बेदार हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ इस महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के चुनाव के बाद, अभी जो 8 महीना पहले असेंबली के चुनाव हुए, इस महाराष्ट्र के अंदर हमारे साथ क्या क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, ये 9 वीडियो ये बात की साबित कर देगी। और आप बेदार हो जाओगे, आप जागरूक हो जाओगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो सुनने के बाद मैं तफसील आपसे और बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक वीडियो सुनना जरूरी है। और मैं आपको वीडियो सुनने के बाद एक एक मिनट बोलूंगा और उसके बाद मैं मुकम्मल तकरीर करूंगा, और उसके बाद किसका किसका समाचार लेना है, उसके बाद हम समाचार लेंगे।
मैं चाहता हूं कि पहली वीडियो बताए। ये है नितेश राणे। जब ये मालेगांव ये शख्स आया तो ये शख्स ने, जब ये एमएलए था, मालेगांव के अंदर आकर जन आक्रोश हिंदू सभा के नाम पर मोर्चा निकला। मालेगांव शहर की धरती पर उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया। इस तरीके की दादागिरी करने का काम किया गया। उसका जवाब आज तक शहर के एमएलए ने नहीं दिया। ये बात मैं आज आपको बताने के लिए वीडियो बता रहा हूं। दूसरी बताओ, तुम्हाला अगर नाही जमत असेल तर मी एक दिवस मी बुलडोजर आणतो तर चालत तुम्हाला होते कायद्याने सुरक्षेचा प्रश्न करा का हे जबाबदार आता तुम्ही लोक आहे। तुम्हाला अगर बुलडोजर नाही चालवायचं असेल तर आम्ही तरी घेऊन येतो एक सकाळी आणि मला न सांगता उडून टाकतो त्या लोकांना। हो गया? अटक गई क्या? हो गया क्या रे भैया? अटक गई? हो गया। ये मालेगांव शहर का किला है, कॉरपोरेशन के बाजू का। यही नितेश राणे किले के ऊपर चढ़कर उस वक्त के कमिश्नर गोसावी साहब को लेकर मीडिया के सामने किला झोपड़पट्टी के तरफ उंगली बताकर, निशान बताकर कमिश्नर को दम देता कि अगर आपने नहीं उखाड़ा तो मैं बुलडोजर लाकर उड़ा दूंगा, अतिक्रमण निकाल दूंगा। इसे जुमला नहीं है, उड़ा दूंगा। उस वक्त भी ये शहर के एमएलए, उस वक्त भी एमएलए थे। ऐसी हिम्मत नितेश राणे की हुई कि मालेगांव शहर के अंदर आकर किले पे चढ़कर झोपड़पट्टी उखाड़ने की बात की गई। तीसरी बता, ये नितेश राणे इस महाराष्ट्र के अंदर जन आक्रोश हिंदू मोर्चे के अंदर, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, दूसरे जिले की बात है, खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी देता है, गंदे गंदे लफ्जों से नवाजता है, मस्जिद के अंदर घुस के मारने की बात करता है। इस महाराष्ट्र के अंदर कितने मुसलमान मिले हैं? 10 है। लेकिन अफसोस, ना हमारे शहर के एमएलए ने, ना और ना किसी ने नितेश राणे के खिलाफ महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर एक अल्फाज भी नहीं बोला, एक अल्फाज। चौथी बता, ये अक्कल कुआ नंदुरबार में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मदरसा है। हजारों बच्चे वहां तालीम हासिल करते, दीनी भी, असरी भी, डॉक्टर भी बनते, इंजीनियर भी बनते, हाफिज भी बनते, मुफ्ती भी बनते। हजारों बच्चे हमारे शहर के वहां पर है। वहां बाहर से कोई मेहमान आया जिसके पास वीजा था, हाई कोर्ट ने बोला था हिंदुस्तान छोड़ के मत जाना। इल्जाम लगाया गया मदरसे पे कि किसी से चाकू से किसी को, हिंदू भाई को मार दिया गया। नितेश राणे ने जहर उगला, कार्रवाई हुई, मदरसा बदनाम हुआ। जहर उगलने का काम मदरसे के खिलाफ किया गया। मुझे बताओ, आज भी महाराष्ट्र का असेंबली का इजलास चल रहा, 3 महीना पहले भी इजलास हुआ, उससे पहले भी इजलास हुआ। मुझे बताओ कि ये शहर का एमएलए या महाराष्ट्र के कोई भी एमएलए ने आवाज उठाई क्या कि मदरसे के ताल्लुक से इस तरीके का नितेश राणे ने क्यों बोला? ये वो वीडियो है, या आप देखें। 5वीं वीडियो बताओ। ये बोबड़ा आदमी को तो पहचानते हैं,
ये किरीट सुमैया, ठीक है, हम भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानते हैं, हमको भी कानून समझता है। ये बंदा मुंबई के अंदर मस्जिद घूम रहा है, लाउड स्पीकर निकालने की बात कर रहा है और मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसने खुद कहा कि कई सौ भोंगे मस्जिद से उतार लिए गए। मुझे बताओ आप, अरे असेंबली इजलास चल रहा है, सब खामोश है। ये सिर्फ मुंबई की वीडियो, अभी आगे भी देखो, आगे भैया छठी वीडियो, हमारे जलगांव के बाजू में बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट, ये किरीट सुमैया वहां भी पहुंचा और वहां भी 600 से ज्यादा भोंगे उतारने की बात की, उसके बाद भी हम खामोश। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर एमएलए खामोश है। जो पार्टियां दम भरती है कि हम सेकुलर है, एक अल्फाज नहीं बोला गया। आगे बता भैया, ये किरीट सुमैया इसी शख्स के बोलने के ऊपर, डिमांड के ऊपर मालेगांव शहर के अंदर एसआईटी बनी। ये इल्जाम लगाया गया शहर पर कि रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहां पर है, जन्म दाखले डुप्लीकेट बनाए गए, इल्जाम लगाकर एसआईटी बनी। मुझे बताओ, हमारी माँ बहनें जेल में है, कई नौजवान जेल में है, कई बुजुर्ग जेल में है। अरे हमारी एक माँ की उम्र की है, 70 साल की उम्र है, वो जेल के अंदर बीमार है, बैठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। अफसोस की बात है कि हमारे शहर के नुमाइंदे ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, एक लफ्ज। ये मालेगांव शहर के अंदर एसआईटी बनी, लेकिन परभणी के अंदर भी इल्जाम लगाया गया, सिल्लोड में भी इल्जाम लगाया गया, अमरावती के अंदर भी इल्जाम लगाया गया। अलग अलग शहरों के अंदर इल्जाम लगाकर मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये किरीट सुमैया के डिमांड पे बनी, सब खामोश है। आगे लो, ये नासिक की बात है, अभी की बात है, 3 महीने के पहले वहां पर एक दरगाह थी। ये वहां की एमएलए है मैडम, बीजेपी की। रातों रात बुलडोजर लगाया गया, रातों रात दरगाह को डिमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अरे हमारे जिले की बात है, कोई बोलने वाला नहीं। कई 100 लोगों पर नासिक के अंदर केसेस हुए, झूठे केसेस हुए, कोई खड़े रहने वाला नहीं है। कई लोग डर से फरार हो गए। ये बुलडोजर की सियासत यह हमारे जिले की है, जो दरगाह को शहीद किया गया, कोई बोलने वाला नहीं है। आगे बढ़ो, ये नागपुर शहर के अंदर 3 महीने पहले फहीम खान नाम का एक सोशल वर्कर है, वहां पर मजहबी भड़काया गया, ऐसा इल्जाम लगाकर कई लोगों के ऊपर झूठे केस, कई लोगों को मारा गया। ये फहीम खान जो सोशल वर्कर है, उस पर इल्जाम लगाकर उसके घर को, जिस घर के अंदर वो रहता था, बुलडोजर लगाकर डिमोलिश करके गया, तोड़ दिया गया उसके घर को। उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर खामोश है। उस वक्त तो इजलास चल रहा था, उसके वक्त तो भी किसी ने नहीं बोला। ये बुलडोजर की सियासत है। आगे बढ़ो, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी है। ये कुछ महीना पहले शिरडी के अंदर आए हुए थे, बीजेपी का जलसा था, सभा थी। उन्होंने वहां पर तकरीर के अंदर ये बात कही कि मालेगांव शहर के अंदर खोटे प्रमाण पत्र, जन्म दाखले बनाए जा
जिहाद किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को साफ करना है इस महाराष्ट्र से, इस देश से। खामोश, सब खामोश है, कोई जवाब देने वाला नहीं। आखिरी वीडियो, ये न्यूज चैनल की जो वीडियो है, ये आज की महाराष्ट्र असेंबली का इजलास चल रहा है। आज असेंबली के अंदर बहस हो रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर कैसी कार्रवाई चल रही, कैसे भोंगे उतारे जा रहे, मजहबी मुकामात के कितने उतारे गए, कैसी कार्रवाई हो रही, आज की वीडियो है। आज बहस हो रही थी। सवाल अब यह है कि हम किसको चुन कर देते हैं, हम किसको चुन कर देते हैं। असेंबली का एमएलए क्या होता है, चाहे शहर का एमएलए, चाहे महाराष्ट्र के एमएलए। इसीलिए ना कि जाकर वहां पर नुमाइंदगी करे। अगर जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है तो आवाज उठाए, वहां पर जाकर असेंबली के अंदर बैठे। सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई काला कानून बना रही है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए, जो जिन लोगों ने वोट दिया उनकी हिफाजत करने के लिए एमएलए चुने जाते हैं। आज मुझे बताओ, ये 9 वीडियो आपने देखा जो इसी साल की है, इसी साल की है। हमारे शहर का एमएलए, महाराष्ट्र मदरसा बोर्ड के सदर है, मरहूम मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जब वो मालेगांव आते तो सबसे पहले ये बाजू में बैठकर फोटो खिंचाने का काम करते। उनके मदरसे के ऊपर आफत आई, मुसीबत आई, असेंबली के अंदर कोई जवाब नहीं दिया गया, सवाल नहीं किया गया, आवाज नहीं उठाई गई। मस्जिद से भोंगे उतारने की बात चल रही, नोटिस दी जा रही है मसाजिद को, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। दरगाह को शहीद कर दिया जा रहा, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। आज असेंबली के अंदर एक काला कानून बना। आज असेंबली के अंदर मेरे पास काले कानून की कॉपी है। ये कायदा जो बना आज, उसकी ये कॉपी मेरे पास है। क्या है? नक्सलवादी, दहशतगर्दी, नक्सल इलाकों के लिए और शहरी नक्सलवाद के लिए यह कानून बना आज। कल ये असेंबली के अंदर था, पेश हुआ, बहस हुई। हमारे हिंदू भाई जो एमएलए है उन्होंने आवाज उठाई। आज विधान परिषद में पेश हुआ, काउंसिल के अंदर पेश हुआ। ये मेरे पास कॉपी है। क्या समझते हो? क्या हम ये समझते हैं आप लोग, या इस महाराष्ट्र का मुसलमान कि सिर्फ नक्सल इलाकों के अंदर, जंगलों के अंदर नक्सलवादी के लिए कानून बना?
उसके अंदर जहां शहरी शब्द आ गया, अल्फाज आ गया, जहां शहर की बात हो गई, इस कानून के अंदर आई, इसका मतलब क्या समझते हो आप? चाहे हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो या मुसलमान हो, मोर्चा निकलेगा, मोर्चे में कोई हंगामा हो गया, कोई पत्थरबाजी हो गई, पुलिस का लाठीचार्ज हो गया, या हम हमारे हक के लिए अगर रास्तों पर निकलेंगे तो पुलिस ये कानून के तहत तुम्हारे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जेल के अंदर डाल देगी। ये वो कानून बना। मेरा सवाल, जमानत नहीं है, कई साल तक जमानतें नहीं है। मेरा सवाल है, शहर का एमएलए जब यह कानून बन रहा था तो कल असेंबली के अंदर क्या कर रहे थे? हाजिर थे या नहीं थे? हो सकता है एक आध दो एमएलए मुसलमान जो महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला होगा, लेकिन दूसरे हिंदू भाई जो एमएलए है, जो कम्युनिस्ट के एमएलए है, उन्होंने आवाज उठाई कि तुम इसका गैर कानूनी तौर पर आप इसका व्यापार करोगे, आप जुल्म करोगे, इसके सारे लोगों को जेलों में डालेंगे। इस तरीके की आवाज उठी, हमारे शहर के एमएलए गायब। कौन सवाल पूछेगा? ये काला कानून बन गया। बुलडोजर की सियासत आ गई, बुलडोजर की सियासत आई। कहां से आई? उत्तर प्रदेश, यूपी से आई। योगी आदित्यनाथ ने लाई। कई मस्जिदें शहीद कर दी गई, कई स्लाटर हाउस शहीद कर दिए गए, कई माफियाओं के घर को तबाह कर दिया गया। वो सियासत इस महाराष्ट्र के अंदर दस्तक दे दी है। इस महाराष्ट्र के अंदर दस्तक हुई। नागपुर के अंदर शुरू हुआ, फहीम खान का घर को शहीद किया गया, दरगाह शहीद कर दी गई बुलडोजर सियासत की। और हमारे शहर तक भी दस्तक आई। किला झोपड़पट्टी को उखाड़ने के लिए तैयारी हो गई। अपने अपने मकान से अपने अपने सामान लेकर जाने लगे। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग, समाजवादी के लोग, हमने शुरुआत की लड़ने की। कोर्ट से स्टे लाया। अल्लाह का करम है कि आज बस्ती कायम है, वही है। ये बुलडोजर की सियासत आ गई, कोई बोलने वाला नहीं। सर्वे नंबर 114 के ऊपर असेंबली के अंदर बहस होती। 9 एकड़ जमीन है, गरीबों के घर है, बुनकरों के कारखाने हैं। एक दिन आएगा, वहां भी बुलडोजर खड़ा हो जाएगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ये शहर तक दस्तक बुलडोजर की आ गई। कौन नुमाइंदगी करेगा? कौन नुमाइंदगी करेगा? अगर मैं इलेक्शन हारने के बाद भी तमाम ही मेरे साथी, नौजवान साथी, जिन लोगों ने मेरे लिए असेंबली का इलेक्शन लड़ा, रात दिन मेहनत की, जद्दोजहद की, मेरी मां बहनों ने दुआएं की, लेकिन 162 वोट से हारने के बाद भी दूसरे दिन से अगर मैं ये शहर की आवाम की खिदमत के अंदर
हाजिर हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। 5 जिले के मुसलमानों के लिए लड़ रहा है। वक्फ की कॉन्फ्रेंस ली, इसीलिए मुझको समझता है, मैं एमएलए रह चुका, कानून समझता है, हालात में देखता हूं, हालात में मेरी नजर है कि सरकारें क्या कर रही, बीजेपी क्या कर रही, आरएसएस क्या कर रही है। इसके लिए मैं खड़ा हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं एक जुमले में जवाब दे दूं कि मैं तो हार गया, अगर मेरे साथी ये शहर के आवाम को जवाब दे दे कि हम तो हार गए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं, ये मेरा शहर है, ये मेरे लोग हैं, मेरी कौम के लोग हैं। हम आज भी खड़े हैं और कल भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और हम आज भी लड़ रहे हैं। और किससे लड़ रहे हैं? हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, सरकारों से लड़ रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने आप को दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। शहर को फैसला करना है। एक बात याद रखना, याद रखना मेरी बात, कि हम देखते हैं, अखबारात के अंदर पढ़ते हैं, टीवी चैनलों के ऊपर हम लोग न्यूज देखते हैं, हम देखते हैं कि इजराइल किस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर हमला करता है, किस तरीके से मासूम बच्चों पर हमला किए जाते हैं, हॉस्पिटलों के ऊपर हमला किए गए, वो बम से हमला करता है। हम उनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। हम हमारे देश की सरकार से अपील किए उस वक्त भी कि फिलिस्तीन का साथ दीजिए, पॉलिसी है, लेकिन ये सरकार की दोगली पॉलिसी है। ये तो वहां हो रहा, लेकिन इस मुल्क के अंदर हमारे ऊपर कानून का हमला हो रहा है, कानून का हमला हो रहा है। इस मुल्क के अंदर हमारे ऊपर काले कानून लादे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, उन्होंने संविधान की किताब दी, हमको हक दिया कि जहां पर जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो उसके लिए आवाज उठाने का हमको जो हक दिया है, हम वक्त की सरकारों के खिलाफ संविधान के आधार के ऊपर, संविधान के तहत, कानून के तहत जो अधिकार है, हम आवाज उठाते रहेंगे सरकारों के खिलाफ। आरएसएस का मिशन है क्या? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस पे काम चल रहा है, उस पे अमल हो रहा है। और आरएसएस के बलबूते के ऊपर ये महाराष्ट्र की भी सरकार और केंद्र की भी सरकार चल रही है। और जो आरएसएस बोलती है, जो पॉलिसी बनाती है, वो आरएसएस बनाकर देखती है। और उनका सपना है कि हिंदू राष्ट्र इस मुल्क को बनाने का। लेकिन जब तक इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता है, संविधान है, जब तक आरएसएस का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सिर्फ इतना हुआ, आरएसएस का सपना पूरा, पहले हाफ चड्डी के ऊपर थे, अब फुल पैंट के ऊपर आ गए। इससे ज्यादा कोई सपना इनका पूरा होने वाला नहीं है दोस्तों, होने वाला नहीं है। तुम बुलडोजर लाओगे, तुम बुलडोजर की सियासत करोगे, हम बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। तुम बुलडोजर लाओगे, हम संविधान के तहत, कानून के तहत तुम्हारा बुलडोजर रोकने का काम करेंगे।
याद रखना सरकार ने ये बात, याद रखना बीजेपी ने ये बात, तुम्हारा सपना कभी हम पूरा होने नहीं देंगे। और ये शहर को बचाना है, ये शहर को बचाना है। उसके लिए मेरी या मेरे साथी जान देने के लिए भी तैयार है और जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। सरकार ने हमको डराना नहीं, पुलिस के जरिए डराना नहीं, एजेंसियों के जरिए दबाना नहीं, डराना नहीं। हम डरने वाले लोग नहीं है। ये बात सरकार ने और पुलिस ने नोट कर लेना। आसिफ साहब आगे बढ़ो। दोस्तों और साथियों, ये शहर की सियासत, ये तमाम ही चीजें आप लोगों ने देखी, तमाम ही लोगों ने ये शहर के अंदर। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बेदार नहीं हुए, ये शहर बेदार नहीं हुआ, शहर के उलमा अगर बेदार नहीं हुए, शहर की मां बहनें अगर बेदार नहीं हुई, तो याद रखना, मेरी बात लिख लो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, शहर बर्बाद हो जाएगा। माफी के साथ ये शहर की सियासत 2009 से मैं देख रहा हूं, 7 से देख रहा हूं। साथ से देख रहा हूं मैं। शहर जज्बाती फैसला करता है, मजहबी फैसला होता है और कबीलों के अंदर बांटकर फैसले होते हैं। लेकिन नुकसान ये शहर का होता है। ये किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। शेख आसिफ दूसरे कबीले का है, तो उसको वोट इसलिए नहीं देंगे कि दूसरे कबीले का है। यह हवा चलाई जाती, हमारे मुखालिफ चलाते हैं। अगर शेख आसिफ दूसरे मसलक का है, ए भाई खामोश बैठो, अगर शेख आसिफ दूसरे मसलक का है तो उसके मसलक के खिलाफ वोट हासिल की जाती है। लेकिन ये कब तक ये शहर में होगा, कब तक होगा, कब तक हम बटेंगे? एक शख्स अपने जाति मुफाद के लिए पूरी कौम को दांव पे लगा देता, मजहब का इस्तेमाल करता, मसलक में बांटता, कबीलों के अंदर बांटता, उसके बाद ये शहर धोखा खाता। मुझे बताइए कि मेरी गलती है कि मैं किस कबीले में पैदा हुआ? अरे अल्लाह ताला ने जिस घर के अंदर, जिस कबीले के अंदर मेरा जन्म हुआ, तो मुझे क्या पता था कि असलम अंसारी किस कबीले में पैदा होगा? क्या उनको पता था? सिर्फ अल्लाह का एहसान है कि हम ईमान वाले के वहां पैदा हुए। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। क्या हमारा कसूर है क्या हम फला कबीले के अंदर पैदा हुए? ये शहर को अब बेदार होने की जरूरत। अगर ये शहर बेदार नहीं हुआ तो एक बुज़दिल आदमी को क़यादत दी गई, याद रखना। शहर ने एक बुज़दिल आदमी को 3 मरतबा चुना। ये शहर को क्या मिला, शहर ने खुद जायजा लेने की जरूरत है। जायजा ले, ईमानदारी से जायजा लो, ईमानदारी से लेना। अगर शेख आसिफ गलत बोल रहा तो जूते से मारना, लेकिन अगर हम इत्तेहाद हमने पैदा नहीं किया, हमारी सफों में
तो अल्लाह के सिवाय शहर को कोई नहीं बचा सकता। जो दिख रहे हालात, जो मैं देख रहा हूं मेरी नजर से, अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो, शहर चाहता है, शहर की मां बहनें चाहती है, मैं शहर की मां बहनों से भी एक बात बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन आता है, मेरी मां बहनें भी सुने मेरी बातों को। इलेक्शन आता है, आपको इज्तिमा के नाम पर जमा किया जाता है, इज्तिमा के नाम पर आप जाते हो, थोड़ी देर बाद दीन की होती और फिर सियासत की होती। मेरी मां बहनों से भी अपील है कि जरूर इज्तिमा में जाइए, जरूर मजहब को सीखिए, लेकिन जहां सियासत की बात है, अगर कोई होती होगी, आपको कोई गुमराह करता होगा तो खड़े हो जाइए। क्या इस शहर के अंदर, क्या इस शहर के अंदर मेरी मां बहनों ने नहीं सुना? यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? अफसोस की बात है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो ना, लगाइए। अगर बहुत मर्दानगी है तो शेख आसिफ इस स्टेज से चैलेंज करता है कि जाइए मेरे खिलाफ में पुलिस कंप्लेन करिए। अगर आप सफाई देते हो, बेशर्म लोग हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, और बेशर्मी की बात तो यह है कि आप उनके दिफा के अंदर उतरते हो, आप सफाई देते हो, शहर की एक बुनकर की बेटी के साथ एक आदमी एक नई 10-10 ऑडियो रिकॉर्डिंग घूमती है, गंदी गंदी बातें करता है, और बेशर्मी की हद यह है कि तुम सफाई करते हो। मुझे खानदान पता है कि कौन सी बुनकर की बेटी है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, इज्जत रोड पर नहीं लाऊंगा। उसके बाद भी आप अपने बाजू में बैठाते हो। अगर मैं शेख आसिफ तो जा ही रहे, अगर मेरी पार्टी का कोई नुमाइंदा दिखेगा तो पहले मिनट के अंदर पार्टी से बाहर करूंगा, लेकिन शर्म आना चाहिए। तुम्हारी पार्टी का एक कंपाउंड वाला तंजीमों का जिम्मेदार, दीनी तंजीमों का, शर्म नहीं आई? एक नौजवान लड़की से, एक कौम की बेटी से गंदी गंदी बातें करते हो, उसके बाद भी बेशर्मी यूट्यूबर को बुला के बयान भी देते हो। अभी तो वो टेलर था, किसी ने मुझसे कहा है कि साहब बोले थोड़ा इंतजार करिए, पिक्चर भी आने वाली है। उसके बाद भी बेशर्मी की हद है। ये मजहबी शहर है हमारा। एक जेल में है, एक तरासन भरने वाली को, तरासन भरने वाली वो रोटी मांग रही है, भूख लगी है उसको, खाना मांगती है, काम मांग। रात के अंधेरे में 2 बजे जाकर तुम उसके घर के ऊपर उसको जानबूझकर बुलाते हो कारखाने में। नरी खत्म हो गई, वो बोलती है कि मैं दिन भर नरी भरी हूं, रात और दिन की नरी भर के आई हूं। उसके बाद भी और ढिठाई से उनके दिफा में उतरते हो। यह मजहबी शहर है, इसको हम मस्जिद और मीनारों का शहर बोलते हैं। इस शहर को सोचना है। मेरे एक रईस उस्मानी साहब ने कहा
सुधार कमेटी से मेरी भी अपील है, मुझे भी 1,10,000 वोट मिली, उनके तरफ से बोल देता हूं। अच्छी बात है, आपको मुबारकबाद। ब्यूटी पार्लर का जो हाजिरी आप लोगों ने ली, अच्छी बात है, मुबारक। ये शहर में नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसाफ ये शहर चाहता है, आपसे भी इंसाफ चाहता है, इंसाफ। जो भी हमारे साथी है, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, आवाम के सामने बोलना चाहता हूं। 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई, उसके ताल्लुक से कब उनकी क्लास ली जाएगी और ये शहर को इंसाफ दिया जाएगा और वो हमारी कौम की बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सुधार कमेटी से भी छोड़ के जा रहा हूं। अब ये जलसा तारीखी हो गया, तो अब हमारे मुखालिफ अब बिरादरीवाद की बात करेंगे। अब हमारे मुखालिफ बिरादरी के नाम पर लड़ाएंगे। ऐसे नहीं माना तो मसलक के नाम पर लड़ाएंगे, झूठ बोलेंगे। हमारे शहर के, माफ करना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, शहर के एमएलए की 90% बात झूठ रहती है। झूठ बोलने वाला शख्स है, बहुत झूठ बोलता है शख्स। ये बांटेंगे, अगर बढ़ गए इलेक्शन में, कारपोरेशन में, तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आज भी मैं दावत देता हूं तमाम ही बिरादरी को, आज भी मैं दावत देता हूं तमाम ही मसलक के उलमाओं को, आज भी मैं दावत देता हूं बुनकरों को भी, मजदूरों को भी, शहर के छोटे मोटे व्यापार करने वालों को भी। क्या ये एक मौका आपने खो दिया, दूसरा मौका आपके दस्तक दे रहा है, आपकी चौखट पर, आपके दरवाजे पर कारपोरेशन का चुनाव। मैं जिम्मेदारी से बात बोलता हूं, मैं 10 साल कॉर्पोरेटर रहा, मेयर रहा। अगर इस मर्तबा, अगर इस शहर के आवाम ने गलती की, कारपोरेशन क्यों जरूरी है, क्यों इस्लाम पार्टी को कारपोरेशन का इक्तिदार देना जरूरी है, इसके लिए क्या जो बनावटी जन्म दाखिले की बात चल रही, हजारों लोगों के ऊपर एफआईआर की तलवार लटक रही है, अगर उसको रोकना है तो कारपोरेशन का इक्तिदार हमको दो। क्यों कि जन्म दाखिला और मैयत का दाखिला कारपोरेशन में बनता है। आज इक्तिदार नहीं है, आज प्रशासक है। अगर आप इक्तिदार दोगे तो कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या ये शहर को बदनाम नहीं कर सकता, क्योंकि ताकतवर लोग, समझने वाले लोग, जवाब देने वाले लोग हमारे साथी है, ये उनका जवाब देने का काम करेंगे। अगर इस शहर को बचाना है तो हमको इक्तिदार देना पड़ेगा इस्लाम पार्टी को। तुम्हारे साथ है, हम एक है। किला झोपड़पट्टी जैसी बस्तियों को अगर बचाना है तो याद रखना, लटकती तलवार कई झोपड़पट्टियों पर है, तो ताकत को से कौन रोक सकता है? हम रोक सकते हैं। इसके लिए जरूरी है इक्तिदार, इसलिए जरूरी है। अभी जनगणना होगी,
पूरे मुल्कों के अंदर हर घर के ऊपर कारपोरेशन के लोग जाएंगे तो कितने लोग रहते, क्या नाम है, कौन से मजहब से ताल्लुक रखते, कितने बच्चे हैं, कि क्या कारोबार करते, उसका सर्वे होने वाला है। अभी बिहार के अंदर पढ़ रहे हैं ना, इलेक्शन सर पर है, जन्म दाखिले मांगे जा रहे, जन्म दाखिले। जिसका जन्म दाखिला है वही वोट देगा, जिसका नहीं है यादी में से नाम कट। इसका मतलब एनआरसी लग रही और हमको देशद्रोही बोला जाएगा, देश के गद्दार बोले जाएंगे। वो सर्वे होने वाला है और वो सर्वे के लिए कारपोरेशन का इक्तिदार मालूमाती लोगों के पास और मजबूत लोगों के पास, ताकतवर लोगों के पास होना जरूरी है। नहीं तो याद रखना, आज अगर रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशियों के नाम पर हमको अगर गद्दार बोला जा रहा है तो उसके बाद क्या होगा अगर हमको इक्तिदार नहीं मिला तो। यह आपको और इस शहर की आवाम को सोचना है। एमआईएम 2014 से आई, ओवैसी साहब महाराष्ट्र के अंदर आए, हिंदुस्तान में गए, यहां तुमने 2 मर्तबा एमएलए, धुलिया में एमएलए, औरंगाबाद में एमएलए, औरंगाबाद में खासदार, बंबई में एमएलए, कई जगह कॉर्पोरेटर चुन कर दिया। मेरा सवाल है, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों से 2014 के बाद से क्या मिला, मुझे बताइए। इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को क्या मिला? क्या स्कूल मिली? तुम्हारी बस्तियों में काम हो गए? तुमको हक मिला? इनके एमएलए लोग ने असेंबली में आवाज उठाई। ये भारतीय जनता पार्टी की एमआईएम बी टीम है, बी टीम बनकर काम करी। याद रखना मेरी बात को। और आज ओवैसी साहब जो सरकारी खर्चे के ऊपर ये एयरपोर्ट से वो एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट से वो एयरपोर्ट, ये प्लेन से वो प्लेन जा रहे हो ना, जो तुम चमचागिरी कर रहे हो सरकार की, इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी वक्फ की प्रॉपर्टी हैदराबाद के अंदर तुम बचाना चाहते हो, तुम कौम का सौदा करना चाहते हो। और इसके लिए तुम बीजेपी की बी टीम करके उनको सत्ता के ऊपर बैठाने के लिए तुम आए हो और वापस आएंगे। मालेगांव की मिट्टी है, ये मालेगांव की मिट्टी है ओवैसी साहब, ये मेहनत कशों का शहर है, ये मजदूरों का शहर है, ये बुनकरों का शहर है। ओवैसी साहब, आपके पसीने छुटा दिए इस असेंबली के इलेक्शन के अंदर। आज तक चैनल के ऊपर आप बैठकर जवाब नहीं दे पा रहे थे। यह हमारी ताकत है, याद रखना। यह शहर की आवाम की ताकत है कि हमारी नई पार्टी, सिर्फ आप दोनों भाई आए, फार्म हाउस में रुक के बिरयानी खाए आपने, लेकिन हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। और अल्लाह का करम है कि शेख आसिफ और ये मेरे तमाम ही वर्कर, मेरे जिम्मेदार थे, ये शहर था कि आपका मुकाबला करा। आपका भी जो पहरावा है ना, वो दिखावा है, दिखावा। याद रखना मेरी बात। आज तक मैं भी सियासत में हूं, मुझे भी 25 साल हो जाएंगे सियासत में, लेकिन कभी भी मैंने मेरी तकरीर के अंदर एक कलमा गो भाई को यजीद कहते हुए नहीं सुना। यह मेरी तकरीर में मैंने कभी नहीं बोला। आप क्या इत्तेहाद की बात करोगे, क्या मुसलमानों की बात करोगे? तुमने यहां आकर मुझे यजीद कहा, शर्म नहीं आई कि सिर्फ एक एमएलए चुनने के लिए? और तुम्हारा एमएलए क्या उखाड़ रहा है असेंबली में, उसका हिसाब लो, उसका हिसाब लो। न तो ये वो शहर है कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर आप आना, हिसाब पूछेगा, हिसाब पूछेगा।
तो अगर इस शहर को बचाना है, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों से मैं बोलना चाहता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। जहां मेरा जन्म हुआ, मेरी पैदाइश हुई, मैं बड़ा हो रहा हूं और इंशाल्लाह कब्र भी यही होगी, दफन भी यही होगा। मैं लड़ रहा हूं मेरे शहर के लिए, आप अगर साथ दोगे तो लड़ूंगा, लेकिन मैं इस मंच से महाराष्ट्र के मुसलमानों से, दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, हमारे हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि अगर लगता है कि शेख आसिफ और ये पार्टी आपकी नुमाइंदगी कर सकती तो मुझको आप दावत दो, मैं आता हूं दूसरे शहरों के अंदर, हम लड़ेंगे उन फिरका परस्तों से, उन सरकारों से, आवाज उठाएंगे, संविधान के अधिकार के तहत हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मेरी तैयारी है। अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो जरूर आप हमको दावत दे, हम आपके शहर के अंदर आकर नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। दोस्तों और साथियों, वक्फ कॉन्फ्रेंस हमने ली, मैं ये ज्यादा बातें यहां नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अपील करता हूं तमाम ही मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, ईदगाह के जिम्मेदारान से कि 13 तारीख को उर्दू घर में एतवार को दोपहर 2 बजे 2 नुमाइंदे हमने बुलाए। वहाँ पर हमारे मसाजिद के मसाइल, कब्रस्तानों के मसाइल, मदरसे के मसाइल हम लोग लेकर सर जोड़कर बैठने वाले हैं। वहाँ पर आइए और ये रोहिंग्या और बांग्लादेश के खिलाफ आप रोड पर उतरना पड़ेगा। किरीट सोमैया के खिलाफ, SIT के खिलाफ अब हक मांगना पड़ेगा संविधान से। पीर के दिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के ऊपर सुबह 11 बजे से 5 बजे तक हम एहतजाजी धरना दे रहे हैं। किरीट सोमैया के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, SIT के खिलाफ जो हमको गद्दार बोला जा रहा है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अपनी अपनी मां बहनों के साथ वहां पर पहुंचिए, ये अपील करता हूं और आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं इस उम्मीद के साथ। और एक बात, कारपोरेशन का टिकट जो भी पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, आप मैं उम्मीदवार हूं, मेरा मुंह देखकर आपको इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाना है, ये बात आपको याद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।